हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों आज हम जिस लीगल डॉक्यूमेंट के बारे में बात करेंगे वो सबसे ज़्यादा यूज होता है किसी भी प्रॉपर्टी को खरीदने और बेचने में। लेकिन उस लीगल डॉक्यूमेंट की पूरी और महत्वपूर्ण जानकारी का हमारे पास ना होने की वजह से कहीं ना कहीं उस लीगल डॉक्यूमेंट में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हम डालना भूल जाते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा सेल डीड के बारे में। जी हाँ, सेल डीड, बैनामा, बिक्रीनामा या बयानामा, इसे रजिस्ट्री भी कहा जाता है। दोस्तों आज हम जानेंगे कि सेल डीड क्या है और डीड कितने प्रकार की होती है, और साथ ही हम जानेंगे कि सेल डीड और रजिस्ट्री में क्या अंतर है और सेल डीड को कैसे बनवाया जाता है। साथ ही हम जानेंगे क्या सेल डीड भी कैंसिल हो सकती है, यदि सेल डीड कैंसिल हो सकती है तो वो कितने दिनों में, और प्रॉपर्टी के किस एक्ट और किस बिहाफ पे हम सेल डीड को भी कैंसिल करवा सकते हैं। और भी बहुत कुछ प्रॉपर्टी के इस इंपॉर्टेंट लीगल और लाइफ सेविंग डॉक्यूमेंट के बारे में मैं आपसे जानकारी शेयर करूंगा। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि आप प्रॉपर्टी के इस लीगल डॉक्यूमेंट की प्रेजेंट और फ्यूचर में किसी भी धोखाधड़ी से आसानी से बच सकें। आइए दोस्तों चलते हैं आगे। दोस्तों क्या होता है सेल डीड? जब कोई व्यक्ति किसी संपत्ति, जमीन, मकान, दुकान, फैक्ट्री, फ्लैट आदि को खरीदना या बेचना चाहता है तो वह जिस कानूनी कागजात पर उसे खरीदता या बेचता है या जिस लीगल डॉक्यूमेंट्स को बनवाया जाता है उस डीड को सेल डीड कहते हैं। दोस्तों आसान सी भाषा में कहें तो वह डॉक्यूमेंट जिसमें संपत्ति के यानी कि प्रॉपर्टी के हस्तांतरण का सारा रिकॉर्ड होता है, यानी कि संपत्ति के मालिक का बेचने वाले से खरीदने वाले का जो हस्तांतरण हुआ है उस डीड को सेल डीड कहते हैं। दोस्तों यह एक तरह का दोनों पार्टियां यानी कि बेचने वाला और खरीदने वाला, क्रेता और विक्रेता द्वारा किए गए समझौते का एक कानूनी विलेख होता है। दोस्तों सेल डीड एक लिखित दस्तावेज है जो किसी अधिकार या संपत्ति का स्वामित्व या ऑनर होने की घोषणा करता है। दोस्तों सेल डीड को बैनामा, बयानामा और बिक्रीनामा भी कहा जाता है और आम बोलचाल में हम इसे रजिस्ट्री भी कहते हैं। दोस्तों बयानामा और बयाने में कंफ्यूज मत होना। बयाने का मतलब एग्रीमेंट होता है और बयानामा का मतलब सेल डीड होता है। दोस्तों अब हम जान लेते हैं कि डीड कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों डीड 3 प्रकार की होती है। पहला आता है सेल डीड यानी कि बैनामा, बयानामा और बिक्रीनामा। दूसरा आता है गिफ्ट डीड यानी कि जिसको हम किसी को गिफ्ट करते हैं। और तीसरा आता है रेलिकेशमेंट डीड यानी कि त्यागनामा, हक त्याग पत्र, और इसे रेलिकेशमेंट डीड भी कहा जाता है। दोस्तों गिफ्ट डीड और रेलिकेशमेंट डीड पे मैंने ऑलरेडी अलग अलग वीडियो बना रखी है। इसके बारे में मैंने डिटेल से आसानी से समझा रखा है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप आसानी से इन दोनों के बारे में जान सकते हैं। दोस्तों अब जान लेते हैं कि सेल डीड और रजिस्ट्री में क्या अंतर है। भारत में रजिस्ट्री एक प्रकार की कानूनी प्रक्रिया है जिसके आधार पर जमीन की खरीद फरोख्त चलती है, यानी कि रजिस्ट्री या बैनामा होता है। क्रेता और विक्रेता दोनों मिलकर तहसील में जमीन खरीदने और बेचने के लिए सेल डीड तय करवाते हैं। यह प्रक्रिया रजिस्ट्री कहलाती है। दोस्तों प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त यानी कि सेल डीड शहरों में रजिस्ट्रार ऑफिस में और गाँव में तहसील में होती है। तो दोस्तों जान लेते हैं कि सेल डीड कैसे बनवाई जाती है। वैसे तो दोस्तों सेल डीड में काफ़ी कुछ होता है, बट मैं आपको सेल डीड में कुछ महत्वपूर्ण बातों के बारे में बताऊंगा जो उस सेल डीड में जरूर होनी चाहिए ताकि आप किसी भी प्रॉपर्टी की धोखाधड़ी से आसानी से बच सकें। आइए दोस्तों जान लेते हैं। दोस्तों पहला आता है डिटेल ऑफ पार्टी यानी कि आप जिसको भी प्रॉपर्टी बेच रहे हैं या आप जिससे प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं उनका नाम, पिता का नाम, जहाँ वहाँ रहते हैं वहाँ की डिटेल और आधार नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ताकि आप किसी भी फ्रॉड से बच सकें। फिर आता है डिटेल ऑफ प्रॉपर्टी यानी कि जो आप प्रॉपर्टी ले रहे हैं उस प्रॉपर्टी का पूरा एड्रेस, पूरा प्रॉपर्टी का एरिया यानी कि वह कितने स्क्वायर फीट की है या कितने स्क्वायर यार्ड की है, कितना एरिया है, 50 गज की है, 100 गज की है या 500 गज की है। फिर आता है प्रॉपर्टी की लोकेशन यानी कि प्रॉपर्टी की लोकेशन में कि नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ में क्या है, किस दिशा में क्या बना हुआ है। फिर आता है दोस्तों पेमेंट की डिटेल यानी कि आप जो प्रॉपर्टी ले रहे हैं वो कितने की ले रहे हैं, उस प्रॉपर्टी की पूरी डिटेल उसमें मेंशन करनी पड़ेगी आपको, जिसमें होता है पेमेंट का मोड। आपने मान लो कोई प्रॉपर्टी 50 लाख की ली है तो उसमें आपने 50 लाख रुपए कैसे दिए हैं, कितने पैसे चेक से दिए हैं, कितने पैसे कैश में दिए हैं और कितने का आपने डीडी बनाया विद बैंक डिटेल के साथ आपको उसमें मेंशन करना पड़ेगा ताकि आप
ताकि आप कल को किसी भी प्रॉपर्टी की धोखाधड़ी में आसानी से उसको प्रूफ कर सके कि आपने इतने पैसे इस यहाँ पे उसको दिए हैं। फिर आता है लायबिलिटीज ऑफ प्रॉपर्टी, यानी कि जो आप प्रॉपर्टी ले रहे हैं, जो भी आप फ्लोर ले रहे हैं या फ्लैट ले रहे हैं या जड़ से ले रहे हैं, उस प्रॉपर्टी पे किसी भी प्रकार का कोई लोन तो नहीं चल रहा है। अगर चल रहा है तो वो उस प्रॉपर्टी के किस पार्ट पे चल रहा है, यानी कि आप अगर कोई एक फ्लोर ले रहे हैं तो प्रॉपर्टी के ऊपर वाले किसी फ्लोर पे लोन चल रहा है या पूरी प्रॉपर्टी पे लोन चल रहा है, तो उसमें ये मेंशन जरूर करवाना चाहिए आपको कि इस प्रॉपर्टी का जिस डेट में मैं ले रहा हूँ इससे पहले का कोई भी अगर लोन होगा या कोई भी अदर लायबिलिटीज होगी, यानी कि कोई हाउस टैक्स बकाया होगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल बकाया होगा या कोई पानी का बिल बकाया होगा, वाटर बिल बकाया होगा, तो वो लायबिलिटीज जिससे आप प्रॉपर्टी ले रहे हैं वो उसकी है, कल को आपको वो ना भरना पड़े या उसका हर्जाना आपको पर ना पड़े, ताकि आप कोर्ट में आसानी से उस पर लड़ सके और उस केस को जीत सके। फिर आता है दोस्तों बैक चेन की डिटेल। दोस्तों बैक चेन की डिटेल का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। एक्चुअल में इस बैक चेन की डिटेल के अंदर जिस भी आप लॉयर से आप अपनी डीड बनवाएंगे, उसको डीड राइटर को चाहिए कि पीछे, यानी कि आपने जिससे प्रॉपर्टी ली उसने पहले जिससे प्रॉपर्टी ली और उसने पहले जिससे प्रॉपर्टी ली, उसकी पूरी डिटेल उसमें मेंशन होनी चाहिए, ताकि आपको बैंक से आसानी से लोन मिल सके। बैक चेन का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि दोस्तों बैक चेन उस प्रॉपर्टी की पूरी हिस्ट्री के बारे में बताता है कि यह प्रॉपर्टी पीछे से कैसे कैसे कितने कितने पार्ट में बिकी है, ताकि आप आसानी से किसी भी चेन को निकलवा कर अपने फ्रॉड से बच सकते हैं। अगर आपके साथ कोई फ्रॉड होता है तो उससे आसानी से बच सकते हैं। ये प्रॉपर्टी ऐसे ऐसे पीछे से इतनी बार बिकी है। दोस्तों फिर आते हैं विटनेस डिटेल और सिग्नेचर। जब आप कोई प्रॉपर्टी लेते हैं तो उसमें 2 विटनेस कंपलसरी जरूर चाहिए होते हैं, जिनमें उनके नाम, पते और सिग्नेचर होते हैं। फिर उसके बाद आता है दोस्तों वेंडर और वेंडी के साइन। जो प्रॉपर्टी बेचता है उसे वेंडर, क्रेता या बेचने वाला भी कहते हैं, और जो प्रॉपर्टी खरीदता है उसे वेंडी, विक्रेता और खरीदने वाला भी कहते हैं। जिससे आप प्रॉपर्टी ले रहे हैं उसके सिग्नेचर होंगे, उसके अंगूठे के निशान लगेंगे और साथ में कोर्ट में जाके, यानी कि रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके वो रजिस्टर्ड होंगे। दोस्तों ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टिप्स हैं जो किसी भी सेल डीड में होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ताकि आप प्रॉपर्टी किसी भी खरीद फरोख्त की धोखाधड़ी से आसानी से बच सकें। अब जान लेते हैं क्या सेल डीड भी कैंसिल हो सकती है। अगर हो सकती है तो वह प्रॉपर्टी के किस एक्ट और किस बिहाव पे हो सकती है, आइए जान लेते हैं। हाँ, सेल डीड भी कैंसिल हो सकती है, मगर इसके लिए कुछ शर्तें हैं। दोस्तों अगर प्रॉपर्टी की बिक्री करने वाले को उस संपत्ति की, यानी कि प्रॉपर्टी की पूरी कीमत नहीं मिल पाई है, तो वह व्यक्ति अपनी आपत्ति दर्ज करवाकर दाखिला खारिज रुकवा सकता है। अब दाखिला खारिज क्या है, इस पर भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, आप आसानी से उसके बारे में डिटेल में जानकारी देख सकते हैं। दोस्तों आप कहोगे कि बिना पैसे लिए सेल डीड कैसे करवाई गई है। कई बार सेल डीड पोस्ट डेटेड चेक पे, यानी कि आपने किसी को पोस्ट डेटेड चेक दे दिए कि आप सेल डीड कर दो, सेल डीड होने के बाद बैंक से मेरे पास पेमेंट आएगी तो मैं चेक क्लियर करवा लूंगा, उस बिहार पे भी हो जाती है। और कई बार बैंक लोन करवाने के बाद बैंक के चेक की फोटोकॉपी के बिहार पे भी उसकी रजिस्ट्री हो जाती है। और कई बार किसी पेपर की, डॉक्यूमेंट की कमी की वजह से बैंक वो चेक देने से मना कर देता है, लेकिन प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री पहले होने की वजह से और आपको पेमेंट ना मिलने की वजह से आप सिविल कोर्ट में जाकर यह रजिस्ट्री आसानी से रुकवा सकते हैं। जिसमें आप यह कह सकते हैं कि मेरे से जो रजिस्ट्री करवाई गई वह बैंक के चेक के बिहार पे करवाएगी, लेकिन बैंक से मुझे अभी तक चेक नहीं मिला है, तो सिविल कोर्ट में आप कानूनी लड़ाई से उस रजिस्ट्री को कैंसिल भी करवा सकते हैं। दोस्तों उत्तर प्रदेश में इसके लिए 90 दिन की अवधि है। अगर किसी तरीके से आपके कोई भी सेल डीड कराने का धोखाधड़ी हुई है तो आप 90 दिन के अंदर उस रजिस्ट्री को कैंसिल करवा सकते हैं। और दोस्तों हाई कोर्ट के 3 जनों के निर्णय के हिसाब से रजिस्ट्री को रजिस्ट्रार ऑफिस से कैंसिल नहीं कराया जाता। रजिस्ट्री को कैंसिल कराने के लिए आपको सिविल कोर्ट में जाना ही पड़ेगा। दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी से अगर आप संतुष्ट हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और सेल डीड से जुड़ी किसी भी परेशानी को आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, मुझे खुशी होगी उनके आंसर देने में। धन्यवाद। जय भारत।